नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आज निवेश के ऐसे नुस्खे बताएंगे जो महंगाई के साथ साथ टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही वित्त वर्ष 2024 में कौन सा सेक्टर दिखा सकता है कमाल, किन गलतियों से बचना है जरूरी, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है दो खास मेहमान, ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। बहुत स्वागत है ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का ही हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जानना बेहद जरूरी है कि नए फाइनेंशियल ईयर में क्या नए फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस बनाए जाएं, किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाया जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो पहला स्टेप क्या हो ऋषिकेश, जब हम अब एक नई नींव रखें निवेश की, या जो एक ऐसा निवेशक है जो पहली बार निवेश करना चाहते हैं, नए फाइनेंशियल ईयर से शुरुआत करना चाहते हैं, वो पहला कदम क्या रहे? नमस्ते स्वाति जी और नमस्ते विकास जी। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आप जो निवेश करते हैं उसमें आपके रिटर्न और रिस्क का माप करना बहुत ज़रूरी है। हम पहले तारीख के वित्तीय वर्ष के पहले तारीख में हैं, तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपना बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं हर साल दर साल, इन्वेस्टर्स ने भी, निवेशकों ने भी अपने निवेश का प्रमाण रखना या माप रखना बहुत ज़रूरी है साल दर साल, कि आपने हर साल रिटर्न कितना पाया और आपने रिस्क कितना लिया। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप निवेश कर रहे हो, अगर आप कदम डाल रहे हो, पहला कदम डाल रहे हो निवेश के तरफ, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके निवेश में कॉन्ट्ररी एसेट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्ररी एसेट क्लासेस का मतलब मैथमेटिकली देखने जाए तो ये कहता है कि जो एसेट क्लासेस में कोरिलेशन कम है, तो उसको आप उसका मिश्रण करके आप डालें। इक्विटी और डेट अच्छे कॉन्ट्ररी एसेट क्लासेस है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अवधि ज़्यादा है, तो आपका इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका निवेश का अवधि कम है, तो आपका इक्विटी का अनुपात जो है, वो कम होना चाहिए। अगर 5 साल से ऊपर है, तो आप 80% इक्विटी में रख सकते हो, 30% डेट में रख सकते हो। अगर 5 साल से नीचे है, तो 80-20 का प्रोपोर्शन भी रख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसेट एलोकेशन होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसका माप रखो। तो आपको पता चले आपका ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। रिटर्न्स और रिस्क दोनों का माप रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें, एक लक्ष्य तो है ही आपका, होराइजन के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन का सिलेक्शन, और कैसे आप एलोकेट करें विद इन एसेट क्लासेस जिनका आपस में कोरिलेशन ना हो, क्योंकि वही रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने का काम करते हैं। विकास, जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की चर्चा करते हैं, इक्विटी डेट के साथ गोल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और गोल्ड तो ऊंचाइयां भी छू रहा है। एक निवेशक के लिए, इनफैक्ट निवेशकों को तो अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ निवेशक अग्रेसिव होते हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं। तो उनका जो एसेट एलोकेशन का एक नजरिया होगा, एक परसेंटेज होगा, वो काफी डिफर करेगा। तो विद इन इक्विटी, डेट और गोल्ड, ऐसे निवेशकों का एलोकेशन किस तरीके से डिफर करता है? धन्यवाद स्वाति, आपको भी, ऋषिकेश और दर्शकों को भी नववर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की शुभकामनाएं। जो जैसा ऋषिकेश बोल रहे थे कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका अवधि क्या है, उसको देखते हुए आप अपना जो गोल प्लानिंग करते हैं या प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बेसिस पे आप मिश्रण लीजिए इन डेट एसेट, डेट का, इक्विटी का या गोल्ड का। क्योंकि अब हम इस पड़ाव पे हैं स्वाति, जब इक्विटी मार्केट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी काफी हाई है। गोल्ड तो वर्ल्ड ओवर जिस तरीके से ऊंचाइयां छू रहा है, तो वो भी काफी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। और बट एक अच्छी चीज क्या है कि डेट जो है, वो डेट एक बहुत स्वीट स्पॉट पे है, जहां से अब डेट के रिटर्न आने के भी चांसेस हैं बहुत अच्छे। तो हर एक निवेशक को पहले अपना जो प्रोफाइल को देखते हुए अपने आप को ये देखना चाहिए कि क्या मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, क्या मैं मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, क्या मैं कंजर्वेटिव हूं, विच मींस कि मेरे रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अब यदि मैं एक एक ब्रॉडर सेंस में उसको बोलूं, तो अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि मैं इक्विटी हैवी अपना एक्सपोजर ले लूं, तो वो 70% उनका जो 100 रुपीज अगर हम लें, तो 70% वो अपना इक्विटी में जा सकते हैं, 20% वो अपना डेट में जा सकते हैं, और रिमेनिंग 10% गोल्ड या सिल्वर या अदर एसेट क्लास में जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी हो वो ले सकते हैं।
इसी तरीके से यदि थोड़े मॉडरेट हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना एग्रेसिव इन्वेस्टर ले सकते हैं, तो मे बी 60% इन इक्विटी, अनदर 30% इन डेट, एंड रिमेनिंग जो 10% है वो गोल्ड और दूसरे एसेट क्लास में हो सकता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते, या जो अपने रिटायरमेंट एज के आसपास आ रहे हैं और इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए उनको, तो वो 40-50% इक्विटी, रिमेनिंग 40-45% डेट, और बाकी का जो बचा वो गोल्ड या दूसरे एसेट क्लास में ले सकते हैं। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बार एक बहुत सीनियर सिटीजन हो जो बहुत वेल्दी हैं, तो हो सकता है उनकी रिस्क एपिटाइट ज्यादा हो, और एक कोई यंग इन्वेस्टर है जो अकेला ब्रेड विनर है अपनी फैमिली का, डिस्पाइट ऑफ द एज, लेकिन उनकी जो फैमिली सेटअप है वो अकेले ही कमाने वाले हैं, तो उनके लिए फिर इक्विटी हैवी जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक कंजर्वेटिव कैटेगरी में उनको हम डालेंगे, बिकॉज जो पर्पस है पैसे का और जो पैसा निवेश कर रहा है उसका जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो भी जानना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो ये हमने समझा कि एक हर एक किस्म के निवेशक के लिए, चाहे वो एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव है, क्या हो तरीका एसेट एलोकेशन का। मोस्टली जो मेजर जो एसेट क्लासेस है, इक्विटी, डेट और गोल्ड, उसमें टैक्स सेविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल ऋषिकेश ऐसा महीना होता है जहां से आइडियली आपकी टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो शुरू हो जानी चाहिए, ना कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीनों में, क्योंकि तभी आपको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलेगा और आपकी जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जहां से आप बचत भी बढ़ा सकते हैं, टैक्स भी बचा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं एटीसी की बात करना चाहूँगा। एटीसी में आप ईएलएसएस, पीएफ, ईपीएफ, एनपीएस में निवेश कर सकते हो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि इक्विटी में जो गेन्स बनते हैं 1 लाख तक उस पे टैक्स एग्जेम्पशन होता है अंडर सेक्शन 112A। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हो तो आप ग्रोथ का ऑप्शन चूज करें, ना कि डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करें, क्योंकि अंडर सेक्शन 72 आप जब डिविडेंड से आपको गेन्स मिलता है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है और इक्विटी गेन के ऊपर 10% का लगता है, और जो कैपिटल लॉस होता है वो अदर इनकम, जो डिविडेंड से जो इनकम आता है उसका अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते। तो ये 3-4 चीजें हैं, इनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए टैक्सेशन के हिसाब से। तो टैक्सेशन के हिसाब से कुछ बहुत ही ज़रूरी ऐसी स्कीम्स हैं। इनफैक्ट जो छोटी बचत योजनाएं हैं ये भी हमने आपको दिखाई। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं, कुछ पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, मंथली इनकम अकाउंट है। इसमें आपको 7 से लेकर इवन 8% तक के जो ब्याज दर है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। पर सिर्फ इसी से पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, कुछ इसमें इक्विटी कंपोनेंट लाना भी ज़रूरी है, जो कि एएलएसएस आपको प्रदान करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल के टाइम में विकास जो है वो है महंगाई। अगर आप एक लक्ष्य सेट कर रहे हैं उसमें आपको महंगाई जोड़ना बेहद ज़रूरी है। तो महंगाई को कैसे आप कैलकुलेट करें अपने लक्ष्य में, और महंगाई को मात देने के लिए आपको एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? तो स्वाति, आपने बिल्कुल सही बोला कि यदि आप इक्विटी कंपोनेंट नहीं लाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो महंगाई को मीट करना या बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल शब्दों में हम ये बोले, आजकल अब ये सीजन बच्चों के स्कूल की फीस का चल रहा है। जो फीस आपको लगता था कि 1 लाख रुपए अगर आपके बच्चे की फीस है और महंगाई अगर 6% बढ़ी है, बल्कि स्कूल की फीस तो 10-10% बढ़ जाती है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया 7% पे, 1 साल के बाद आपको मिला 1,07,000 और बच्चे की फीस हो गई 1,10,000। तो जो इन्फ्लेशन है जो फीस का, वो मीट और बीट नहीं कर पाए और मीट भी नहीं कर पाए, तो आपको एडिशनल 3,000 आपने दूसरे रिसोर्सेज से कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो महंगाई दर होती है, जो साल दर साल 5%, 5.5% या 6% की दर जो रहती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, तो उसको बीट करना बहुत जरूरी है। अब यदि आप 7% या 8% के फिक्स डिपॉजिट्स ले लेंगे या सेविंग स्कीम्स ले लेंगे, वो अच्छी है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपके रियल रिटर्न को बढ़ा पाए। तो इसीलिए इक्विटी का होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो हमने जब कैटेगरी किया कि एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव, सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी जो है उनको भी अपना इक्विटी कंपोनेंट होना चाहिए। वो इक्विटी कंपोनेंट थ्रू हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं या थ्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ले सकते हैं,
बट इक्विटी कंपोनेंट होना बड़ा जरूरी है। आप यही मान के चलिए कि जैसे गवर्नमेंट ईपीएफओ फंड होता है जो एम्प्लॉयज के लिए जमा किया जाता है, गवर्नमेंट का मैंडेट है कि उसमें भी एक परसेंटेज जो है इक्विटी में इन्वेस्ट हो, तभी गवर्नमेंट भी उसको ऑनर कर सकती है जो कूपन या जो इंटरेस्ट उन्होंने कमिट किया होता है। तो इसलिए इक्विटीज तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी मात्रा जो है वो अधिक या कम हो सकती है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। ओके। मैं ऋषिकेश आपसे जानूंगी कि अभी फिलहाल नए फाइनेंशियल ईयर के आगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी हम देखेंगे, हमारे इर्द गिर्द होंगे, इलेक्शंस से शुरुआत होगी, फिर एक फुल फ्लजेड बजट भी होगा, आने वाले टाइम में ब्याज दरों की गिरने की पूरी संभावना है, वो भी वैश्विक तौर पर, और आरबीआई भी इसी को फॉलो करने की पूरी तैयारी में भी लग रहा है, अनुमान तो यही है। खासतौर पर डेट जो है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, वहां पर कैसे मौके नजर आ रहे हैं आपको? फिक्स इनकम ग्रुप है जो डेट का अगर विचार किया जाए तो वहाँ पे उम्मीद काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्रेडिट या फिर इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में अगर खेल करना है तो आपने क्रेडिट में ज़्यादा झुकाव देना चाहिए। हाई क्वालिटी पेपर्स खरीदने चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टोटल मैच्योरिटी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी फंड्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में जहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी जो पेपर्स की है या वो फंड की है वो काफ़ी अच्छी होती है। इंटरेस्ट रेट का खेल नहीं करना चाहिए क्योंकि तो मॉडिफाइड लिक्विडेशन जो होते हैं फंड्स के वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट रेट के थोड़े से उतार चढ़ाव के हिसाब से यील्ड्स काफ़ी घूम सकती है। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्रेडिट पे ध्यान दें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ध्यान दें, क्योंकि अगर अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसे फंड्स होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 36 या 33 है, वो भी आपको 7-7.5% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जिसे फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए जिनकी मेच्योरिटी, एवरेज मेच्योरिटी 33 या 36 है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, इनकी 7-7.5% रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इंटरेस्ट रेट पे खेलना चाहिए। और कुछ ऐसे फंड्स ऋषिकेश जो आपको लगता है कि इस पूरे सिनारियो का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि आपने खासतौर पर जीसेक का जिक्र किया, टारगेट मैच्योरिटी फंड का जिक्र किया, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो आप दे सकें? 3 फंड है जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनके इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। एचडीएफसी निफ्टी जीसेक जिसका मैच्योरिटी जून 36 में है, काफ़ी अच्छा फंड है। कोटक निफ्टी जीसेक जिसकी मैच्योरिटी 2033 में है, और एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट इंडेक्स फंड जो है जिसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2029 में है। इन तीनों के यील्ड्स जैसे मैंने कहा 6.98 एचडीएफसी निफ्टी जीसेक का है, 6.86 कोटक निफ्टी जीसेक का है, और एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स का 6.75 है। तो 6.5-7% का रिटर्न की गुंजाइश है इन फंड से। काफी अच्छी क्वालिटी फंड्स है ये। बिल्कुल, तो ये कुछ टॉप डेट फंड्स आनंद राठी वेल्थ की रिकमेंडेशंस जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नए फाइनेंशियल ईयर से एसआईपी की क्या आप स्टेप अप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। नए वित्त वर्ष से कहां करें निवेश की प्लानिंग, इस पर चल रही है खास चर्चा। आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकासपुरी से खास चल रही है हमारी चर्चा। एसआईपी से लॉन्गर टर्म में वेल्थ क्रिएशन काफ़ी आसान हो जाता है। नए फाइनेंशियल ईयर में एसआईपी से वेल्थ जनरेट करनी है विकास किसी को, तो सही स्ट्रैटेजी कैसी रहे? जी स्वाति, जिन्होंने नया शुरू करना है उनको अपना कैश फ्लो देख लेना चाहिए कि मंथली उनका फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो सिप रूट से इन्वेस्ट करें, चाहे वो एक फंड से स्टार्ट हो या 2 या 3 फंड से स्टार्ट हो, बेस्ड ऑन योर कैश फ्लोज। और अच्छी चीज क्या होती है स्वाति की, यदि इन्होंने सिप शुरू किया, इंक्लूडिंग जैसे आपने अभी बात किया था टैक्स सेविंग में ईएलएसएस फंड, तो वो भी एक हिस्सा बन सकता है, बिकॉज 12 महीने अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका ईएलएसएस का भी वो इन्वेस्टमेंट जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छी चीज सिप की क्या है, सिप एक आपकी रीढ़ की हड्डी बन सकती है पोर्टफोलियो की, जिसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। यानी आपने एक डिसिप्लिन शुरू कर दिया, और यदि अब
क्योंकि अप्रैल का महीना है, अप्रैल मई जून में काफी सारी कंपनीज में बोनसेस और इंसेंटिव्स रिलीज होते हैं, और वो जब पैसा आता है तो ऑब्वियसली लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ नई चीजें घर की खरीदें, लेकिन उसका भी एक हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वो एज अ टॉप अप जा सकता है कि आपने एक डिसिप्लिन क्रिएट किया। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 5,000 के 4 सिप शुरू कर दिया, 20,000 महीना शुरू कर दिया, और 3 महीने के बाद में उनके पास में कुछ 50-60 हजार रुपए की एडिशनल लिक्विडिटी आ गई। आप उन्हीं सिप में 10-10 हजार रुपए एज अ टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप में आपकी कोई बंदिश नहीं है कि आपको हर बार वो करना है, तो आप सिप कंटिन्यू करिए, और जब जब आपके पास एडिशनल फंड्स आए उसमें आप टॉप अप कर दीजिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर यदि आपकी इंक्रीमेंट होती है, कैश फ्लोज बढ़ते हैं, तो आप स्टेप अप एक फैसिलिटी होता है कि 5% या 10% आपका सिप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो साल के किसी भी टाइम पीरियड में उसको शुरू किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सिप एक बहुत अच्छा एक वे है अपने पोर्टफोलियो को स्टार्ट करने का और क्रिएट करने का। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अब क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई रह सकती है मार्केट में, तो सिप आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी दे देगा, विच मीन्स कि यदि बाजार नीचे गिरना भी शुरू हो गया तो हर महीने अगर वो गिर भी रहा है तो आप जो यूनिट्स हैं वो और ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, और जैसे ही मार्केट साइकिल टर्न होगा तो जो आपका पोर्टफोलियो में भी 6 महीने या 7 महीने कुछ अच्छी रिटर्न नहीं दिखा रहा है, अचानक से आप देखेंगे किसी एक सिंगल मंथ में वो आपका पूरा जो लैग है उसको कवर कर लेगा, और एक बहुत अच्छी रिटर्न की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि एसआईपी और उसके बाद उसको स्टेप अप करने के फायदों की बात ही हो रही है ऋषिकेश। तो अभी खासतौर पर इक्विटी में कौन सी कैटेगरीज से फायदा उठाना जरूरी है? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में हमने 2023 में रैली देखी थी, अब जाके वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि उबाल थोड़ा कम हुआ है। अब लार्ज कैप धीरे धीरे फिर से हम देख रहे हैं वहां पर लोगों का रुझान बढ़ा है। तो अगर एक होलसम जिसको कहते हैं एक पोर्टफोलियो बनाना है तो एसआईपी की स्ट्रैटेजी कैसी कैटेगरीज में लाने की जरूरत है? जी हाँ, जो एसआईपी जो है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, जब हम देख रहे हैं तो उसको हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि 50% जो है वो करीबन लार्ज कैप में जाना चाहिए, 30% जो है वो मिड कैप में जाना चाहिए, 20% जो है वो स्मॉल कैप में जाना चाहिए। हमने जो बीच में उतार चढ़ाव देखा स्मॉल कैप में, वो अधिकतर रेगुलेटर ने कुछ चीजें मांगी थी एमसी से, जिसके वजह से वो वॉलेटिलिटी आ गई और उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर हम अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल देखें स्मॉल कैप का, तो आज भी करीबन 16 से 18% का ग्रोथ दिखाई दे सकता है। पिछले साल में अगर नंबर सही आए तो 13-14% ग्रोथ देखेगा स्मॉल कैप में। तो अर्निंग्स के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से स्मॉल कैप में कई दिक्कत है, तो उसका आंसर नहीं है। रेगुलेटर ने कुछ सवाल पूछे थे जिसके वजह से कोई वॉलेटिलिटी आई थी, उसके वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन क्या ये समस्या बहुत बड़ी है? तो जिसका उत्तर भी नहीं है। तो ये कहना चाहोगे ये 3 कैटेगरीज में 50% जो है वो लार्ज कैप, 30% जो है मिड कैप और 20% जो है वो स्मॉल कैप, इस हिसाब से निवेश करना चाहिए। अगर आप फंड्स पूछे तो लार्ज और मिड कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मल्टी कैप कैटेगरी है और स्मॉल कैप कैटेगरी है। इन कैटेगरीज में निवेश करना चाहिए। जब आप इन कैटेगरीज में निवेश करते हो तो अंडरलाइंग एक्सपोजर जिसे हम कहते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को मिल जाता है। इसके लिए आपको लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करने की जरूरत नहीं, इन कैटेगरीज में भी कर लो तो आपको एक्सपोजर मिल सकता है। ओके, तो ये कुछ टॉप इक्विटी फंड्स भी हैं आनंद राठी वेल्थ के रिकमेंडेशन से, जहां पर आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें हर एक कैटेगरी का एलोकेशन है। स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, हर कैटेगरी का एक बैलेंस अप्रोच होना बेहद ज़रूरी है किसी भी पोर्टफोलियो में। पर कई बार कुछ गलतियां हम कर जाते हैं। तो नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल, तो नए फाइनेंशियल ईयर से विकास किन गलतियों को अभी अवॉइड करना चाहिए? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार हम बहुत ज़्यादा आवेश में आके और या ग्रीड के चलते कई बार निवेश कर देते हैं और जिसमें गलतियां करते हैं। तो आपकी तरफ से 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अवॉइड की जा सकती हैं। जी स्वाति, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि लेवरेज या फंडिंग लेके बाजार में पैसा नहीं डालें तो बेहतर है। जो आपका खुद की सेविंग है वो पैसा डालेंगे तो बेहतर रहेगा। एक तो ये बहुत बड़ी गलती है जो निवेशकों को नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आप जब एलोकेशन करते हैं, तो मान लीजिए किसी ने ये डिसाइड किया कि मैं 60% अपना लार्ज कैप, अपना इक्विटी में एक्सपोजर रखूंगा और 40% में डेट में रखूंगा। अब क्योंकि इक्विटी मार्केट पिछले 1 साल में काफी अच्छी चली है, 2 साल में,
तो जो एलोकेशन है वो ब्रीच हो चुकी है, यानी कि आपका अभी डेट इक्विटी रेशियो 60-40 के बदले हो सकता है वो 80-20 हो गया हो, तो वहां पे आपको रीस्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। वहां लालच में आके कैरिड अवे मत होइए। अब रीस्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हैं? या तो इक्विटी को थोड़ा कट डाउन करके डेट को बढ़ाइए, बट बेटर वे क्या होगा कि आप जो फ्रेश एलोकेशन कर रहे हैं वो मे बी उस एलोकेशन को डेट की तरफ ज्यादा रखें, ताकि आपका जो रेशियोज है वो मेंटेन हो जाए। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो निवेशक करते हैं, और स्पेशली जो नया शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, वेबसाइट्स में जाएंगे, देखेंगे पिछले 1 साल किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, मैं वही फंड में निवेश करना चाहता हूँ। अब वो फंड का अंडरलाइन पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जो फंड्स पिछले 1 साल में बहुत अच्छे चल गए, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने बहुत अच्छा दिया है, जरूरी नहीं है कि वो सेम तरह की रेप्लिकेट हो जाए रिटर्न। सो आपको ये देखना कि यहाँ से फॉरवर्ड आउटलुक क्या है मार्केट का, और यहाँ से मुझे किस तरीके के फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को वेबसाइट्स पे जाके या पिछला 1 साल का रिटर्न को देख के वो ना करें। चौथा जो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये गलती ही नहीं बोलेंगे, बट ये है कि डिले इन इन्वेस्टिंग इज आल्सो इन अ वे नेगेटिव फॉर इन्वेस्टर्स, कि आप जितना उसको डिले करते हैं कि चलो इस महीने नहीं अगले करेंगे, अगले नहीं अगले महीने करेंगे। सो जब आप बात करते हैं कंपाउंडिंग की, तो उसमें जो 25 साल में आदमी अपना पैसा जमा करता है, वो 30 साल में उसका डबल हो जाता है, विच मीन्स कि डिले करने से आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 50% आपकी पोटेंशियल जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी आप ये अपना निवेश स्टार्ट कर दीजिए और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। और मैं अगेन ये बोलूंगा, गलती नहीं है, लेकिन DIY जो मॉडल है, डू इट योरसेल्फ, वो स्पेशली नए लोगों को नहीं करना चाहिए। एक किसी अच्छे एडवाइजर को एंगेज करें, आपको एक सेकंड ओपिनियन मिलता है। बिकॉज ये ऐसा देखा गया है कि जो लोग खुद से निवेश करते हैं वो बहुत अधिक फ्लक्चुएशन रहता है उनके पोर्टफोलियो में, कभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। तो एक पोर्टफोलियो में ठहराव की जरूरत होती है कि आप बने रहिए, और वो बने रहने के लिए कभी कभार एक हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, स्पेशली जब समय थोड़ा वोलेटाइल हो। सो एक अच्छे एडवाइजर की सलाह लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। बिल्कुल। तो कैसे करें तैयारी नए फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल जर्नी की, किन गलतियों से करना है आपको बचाव, इस पर की खास चर्चा ऋषिकेश पालवे, विकास पुरी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।